नमस्ते सभी दर्शकों को। स्वागत अभिनंदन है आपका योग व स्वास्थ्य के विशेष हेल्थ प्रोग्राम में। दर्शकों, जैसा कि पिछले सत्र में हमने आदरणीय डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी के सानिध्य में बैठ करके कुछ ऐसी चर्चाओं को किया था। वो चर्चाएं थी सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित, कैसे उनका प्राकृतिक उपचार किया जाए, ये मित्र रोग कब होते हैं और ये कब दुर्बलता के कारण से, रोग के कारण से आते हैं। आज फिर से डॉक्टर रमाकांत जी के साथ हम उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब के सामने हमने बहुत सारे सवाल रखे। उनमें से आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है एक गंभीर रोग जिसका नाम है कर्कट रोग, कर्कट अर्बुद, या अंग्रेजी भाषा में कहे तो कैंसर का रोग। तो डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, श्रोता हैं और कई सारे ऐसे साधक हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी के परिवार में है, किसी की रिश्तेदारी में है और कोई कैसे जूझ रहा है, कोई फर्स्ट स्टेज का है, कोई सेकंड स्टेज का है। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर क्या रोग है। देखिए, कैंसर को सामान्य तौर पर अगर जैसे डेफिनेशन कैंसर की जब बोली जाए तो कैंसर का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ। एक्स्ट्रा ग्रोथ का मतलब है जो शरीर का भाग नहीं है और मस्तिष्क का उस पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। तो अनकंट्रोल्ड मतलब जिस पर बॉडी का कोई कंट्रोल ना हो, और दूसरा अनवांटेड जो हो, जिसकी शरीर में आवश्यकता ना हो। इनकोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि जो आपस में बॉडी के किसी भी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में ना हो, ऐसी ग्रोथ जब होती है तो उस ग्रोथ को बोला जाता है कैंसर। कैंसर में सामान्य तौर पर कभी गाल में फोड़ा हो गया, कभी गले में फोड़ा हो गया, या फिर लिवर पे कैंसर हो गया। सामान्य तौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, या फिर पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। जो बहुत कॉमन पाए जाने वाले कैंसर हैं वो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स जो होता है, यूट्रस और विजाइना के बीच में जो जगह होती है, उस जगह का कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने में मिल रहा है आजकल। और पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, और जो लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का ज्यादा उपयोग करते हैं उनको ओरल कैंसर सामान्य तौर पर ज्यादा देखने में आ रहा है। तो कैंसर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर शरीर में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होना चालू हुई है, जिस ग्रोथ का शरीर पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और शरीर का जिस पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन नहीं है, और शरीर में जो पूरे तरीके से अनवांटेड है, शरीर में उसकी कतई आवश्यकता नहीं थी, और फिर अगर ऐसी कोई भी ग्रोथ शरीर में हो जाती है तो ऐसी किसी भी ग्रोथ को कैंसर का नाम दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक प्राय हम देखते हैं जैसे गांठ हो जाती है शरीर में, है ना? ऐसे कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि 3 प्रकार की गांठें होती है। एक सामान्य गांठ होती है, एक टीबी की गांठ होती है और एक कैंसर की होती है। बिल्कुल। अब इसमें पहचानने में कैसे कि ये कैंसर की गांठ कैसी? देखो, एक्स्ट्रा ग्रोथ 2 तरीके की हो सकती है। एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जिसको बोला जाता है बिनाइन ग्रोथ। बिनाइन ग्रोथ का मतलब है कि वो शरीर की आवश्यकता से ज्यादा तो हो गई है, जितना शरीर को जरूरी नहीं था उससे ज्यादा तो कोई भाग बढ़ गया है, लेकिन उसमें कोई कैंसरस चेंजेस नहीं है, वो मैलिग्नेंट नहीं है। ऐसी कई प्रकार की गांठें होती हैं। जैसे एक गांठ होती है सामान्य गांठ जिसको बोलते हैं, जिसमें लाइपोमा हो सकता है, या फिर लाइपोमा मतलब लिपिड, जो फैट बॉल्स के रूप में शरीर में कई प्रकार की गांठें हो जाती हैं। यहां हो जाए, या फिर यहां हो जाए, या फिर पेट में कहीं भी हो जाए, या फिर पिंडली में, जांघों में लोगों के जनरली गांठें पाई जाती हैं। पीठ में, पीठ के हिस्से में कई प्रकार की गांठें पाई जाती हैं, जिनको लाइपोमा के नाम से जाना जाता है, जिनको फैट बॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य गांठें हैं। एक गांठ होती है जो सामान्य तौर पर आंतों में गांठ जिसको बोला जाता है, वो होती है टीबी की, जिसमें जो इंटेस्टिनल लिम्फ नोड्स होती हैं वो सूजना चालू हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पर जो आती है वो है मैलिग्नेंसी के साथ में कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ।
तो मैलिग्नेंसी के साथ में कोई भी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को ही कैंसर की ग्रोथ माना जाता है। इसको मैलिग्नेंसी भी बोला जाता है कि बिनाइन का मतलब है कैंसरस नहीं है, जो नॉन कैंसरस है, और अगर वो ग्रोथ कहीं मैलिग्नेंट हो जाए, उसमें कैंसरस चेंजेस देखे जाने लग जाएं, तब उसी को फिर कैंसर की गांठें बोला जाता है, कैंसर की गांठ बोला जाता है। इससे एक सवाल डॉक्टर साहब सबके मन में एक उत्पन्न होता है कि ये क्यों होता है, या मुझे क्यों हो गया, या मेरे रिश्तेदार को क्यों हो गया, वो तो बिल्कुल ना तो नॉनवेज खाता था ना ये, ऐसा क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है कैंसर? देखिए, कैंसर होने का कोई ऐसा विशेष कारण जिसको एग्जैक्ट इटियोलॉजी बोला जाए, एग्जैक्ट कॉज बोला जाए, तो अभी तक अननोन कॉजेज हैं इसके। कोई ऐसा नोन कॉज नहीं है जिसको लिख दिया जाए कि इसकी वजह से ही कैंसर होता है। जैसे टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह, ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है। मलेरिया जो है वो स्पेसिफिक एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है पैरासाइट, उसकी वजह से होता है। जैसे चिकुनगुनिया के लिए, टाइफॉइड के लिए, डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल कॉजेज हैं, ऐसा कोई कॉज रेस्पॉन्सिबल कैंसर के लिए नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर कैंसर का होना इस बात का परिचायक होता है कि शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से विषाक्त पदार्थों का संग्रह हुआ है। एक कारण तो यह भी माना जाता है। दूसरे कारणों में एक कारण होता है हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी कॉज जो होते हैं, जेनेटिक कॉजेज जिनको होते हैं, कि कहीं फैमिली हिस्ट्री में किसी को था और उसके बाद हो गया, तो दूसरा कारण यह भी होता है। तीसरा एक कारण होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जीवन शैली जो लोगों की है वो इतनी ज्यादा सेडेंटरी हो गई है, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल का फॉलोअप नहीं है। ना तो व्यायाम हो रहे हैं, ना खाने पीने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ना ही हम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन नियमों के पालन की आवश्यकता है उन नियमों का पालन कर पा रहे ढंग से। तो इन गड़बड़ियों की वजह से भी शरीर में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आते हैं जो कैंसर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक सवाल और आता है डॉक्टर साहब कि ये कैंसर के कुछ संकेत क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं? बिल्कुल, देखिए, सामान्य तौर पर जो एक चीज कही जाती है कि कैंसर तो लास्ट स्टेज में ही पता लगा, पता ही नहीं लग पाया हमको। तो हमको पहले पता लग जाता तो हम उस जगह भी दिखा लेते, अगर पहले पता लग जाता तो हम और पता नहीं क्या क्या कर लेते। तो सामान्य तौर पर ऐसा मेरा मानना है कि शरीर में कोई भी रोग जब आता है तो आने से पहले संकेत जरूर देता है। सामान्य भाषा में भी तो बोला जाता है ना कि अगर किसी के यहां कोई मेहमान भी आने वाला होता है तो वो भी आपको पहले कॉल करके या पहले पूर्व सूचना देके ही आता है। तो कैंसर जैसा बड़ा रोग डायरेक्ट आ जाए ऐसा संभव नहीं है। कैंसर आने के पहले, शरीर में कैंसर होने के पहले संकेत तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन संकेतों पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। हम बहुत निर्भीक होकर के, जैसे होता है ना कि कोई अगर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाए और फिर वो कहे कि संकेत नहीं मिला, तो एक संकेत तो यही होता है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ये एक्सीडेंटल ट्रॉमा या एक्सीडेंट होने के लिए एक संकेत ही माना जाता है। तो अगर लाइफस्टाइल खराब है तो लाइफस्टाइल की खराबी अपने आप में एक सांकेतिक भाषा में यह मान लिया जाए कि खराब लाइफस्टाइल किसी भी बीमारी के होने में एक बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर या रेस्पॉन्सिबल कॉज माना जा सकता है, जो कैंसर जैसी बीमारी कराने में भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो एक तो खराब लाइफस्टाइल अपने आप में संकेत है। जो लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जो लोग उल्टा सीधा खा रहे हैं, जिन लोगों के सोने जगने का कोई टाइम नहीं है, जो लोग केवल जो स्ट्रीट फूड पर आजकल बहुत शौकीन लोग हो गए हैं भोजन के, तो भोजन, सामान्य भाषा में भी ये कहावत कही जाती है कि भोजन शरीर के पोषण के लिए है, ना कि आपके स्वाद की आपूर्ति करने के लिए। तो भोजन अगर शरीर के पोषण से मन हटा करके भोजन सिर्फ इसलिए किया जाए कि आपके स्वादिष्ट जो स्वाद की ग्रंथियां हैं उनका पोषण हो सके, या स्वाद की ग्रंथियों को संतुष्ट करने के लिए अगर भोजन लिया जाए और उस भोजन में कहीं स्वास्थ्य धीरे धीरे करके विलुप्त होता चला जा रहा है, जो एक कारण के रूप में
एक संकेत माना जा सकता है कि यह भी एक कारण है जो कैंसर कराने में रेस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे संकेत और हो सकते हैं, जैसे अगर शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो कहा जाता है कि कब्ज सब रोगों की जननी है। सामान्य भाषा में यह कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। और आज कब्ज को लोग मान रहे हैं कि कब्ज तो सबको ही है, तो कब्ज सबको है इसका मतलब वो परेशान नहीं करेगी या वो बीमारी की कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो कब्ज अगर सबको है तो भी डेफिनेटली वो एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में काम करेगी। कब्ज सब रोगों की जननी है, ये इसी तरीके से नहीं कहा गया है। कब्ज डेफिनेटली सारे के सारे रोगों को कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए तो ये बोला गया कि कब्ज सब रोगों की जननी है। सामान्यतः आयुर्वेद में एक श्लोक कहा जाता है, सर्वेसाम रोगाणाम निदानम कुपितः मला, कि सारे के सारे रोग जो शरीर में हो रहे हैं उनकी डायग्नोसिस अगर आपको करनी है तो उस डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छी डायग्नोसिस होती है कि अगर मल कुपित हो रहा है शरीर में तो मान लीजिए कोई भी रोग हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम डेफिनेटली यही कहते हैं, सर्वे रोगा मलावसा, सारे के सारे रोग केवल मल के वास करने से होते हैं। शरीर में अगर मल रुकना चालू होगा, इकट्ठा होना चालू होगा तो चीजें जल्दी सड़ती हैं। आप और अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर घर में जो एलिमिनेटिव चैनल्स हैं, जो ड्रेनेज का सिस्टम है, अगर वो चौक हो जाता है तो पूरे घर में बदबू आना चालू हो जाती है। सामान्य तौर पर सब जानते हैं कि ड्रेनेज अगर 2 दिन के लिए चौक हो जाए फिर आप देखो घर में बदबू का क्या हाल होता है। तो शरीर में अगर आपके ड्रेनेज के सिस्टम जो हैं, जो आपके एलिमिनेशन के चैनल्स हैं, उनमें अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होगा, चौकेज होगा, तो वो पूरे के पूरे शरीर को विषाक्त बनाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है और जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं और उनमें एक रोग कैंसर भी हो सकता है। तो संकेत तो बहुत सारे होते हैं, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, दर्द होना, पेट का फूलना, सीने में भारीपन, सांस का भरना, चलने फिरने में सांस भर रही है। व्यक्ति जब जिसको एडल्सेंस एज में अगर किसी को मान लो चलने में चक्कर आ रहा है, उठने बैठने में चक्कर आ रहा है, तो सामान्य तौर पर ये संकेत ही होते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। और कुछ गड़बड़ियां कब वो एक बड़ी बीमारी के रूप में शरीर में आपके रिप्रेजेंट करेंगी अपने आप को, ये नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित ही बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे संकेतों को, छोटी छोटी चीजों को हम इसलिए छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी है। जैसे हाथी चींटी को अगर इसलिए नेग्लेक्ट कर दे कि अरे हमारा शरीर देखो कितना बड़ा है और ये बेचारी छोटी सी चींटी हमारा क्या बिगाड़ देगी, लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी से भी तांडव करा देती है। तो छोटे छोटे संकेतों को अगर बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाएगा तो वो कब बड़े संकेत के रूप में या बड़ी बीमारी के रूप में आपके शरीर में रिप्रेजेंट होगा, ये कहा नहीं जा सकता। निश्चित ही इन छोटे छोटे संकेतों को भी कंसिडरेशन में लेना बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब ने जैसा दर्शकों कहा कि व्यायाम बहुत जरूरी है। जैसे एक मशीन को आपको अच्छे प्रकार से चलाने के लिए उसको मेंटेनेंस, उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग और समय पर उसको चलाते रहना चाहिए, ऐसे ही शरीर से भी हम काम तो बहुत लेते हैं लेकिन व्यायाम नहीं देते हैं, इसीलिए हमारे अलग अलग अंगों में दोष आ जाते हैं। सबसे बड़ा तरीका होता है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, और व्यायाम के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ भी कहते हैं शरीरोपचय। उपचय यानी चय अपचय की दर बहुत अच्छी करता है अगर कोई व्यायाम प्रतिदिन करे तो। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। ये सब व्यायाम से मिलता है। इसीलिए पहला शब्द ही बता दिया कि मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है, और जिसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, चाहे वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों का, चाहे बोन का, तो बहुत सारी समस्याओं से व्यक्ति बचा रहता है। तो बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है, अब किसी को डायग्नोस हो गया तो अब उसका विश्वास है योग में, नेचुरोपैथी में, तो अगर ऐसा है या आयुर्वेद में, इन सब के प्रति उसका बड़ा श्रद्धा है, प्रेम है कि मुझे उसको लगता है नहीं मैं दूसरी पैथी में नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी में रहूंगा क्योंकि मैं पहले ही शरीर को बहुत खराब कर चुका हूं, तो अब मैं क्या करूं? देखिए, कैंसर के इलाज के लिए वैसे तो हर गली मोहल्ले में कैंसर का इलाज
यहां होता है करके जैसे दीवारों पर लिख दिया जाता है ना, कई प्रकार के जो दीवारों पर प्रचार प्रसार हेतु जो लिखावट लिखी जाती है, ऐसे ही कैंसर के लिए भी गली मोहल्लों में बहुत सारे कैंसर का इलाज करने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमें इस बीमारी की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। अगर हम बीमारी की गंभीरता को बिना समझे कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर के टाइम को खराब करने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा नुकसान होना तय हो जाता है। इसलिए यह जरूर ध्यान रखना है कि जब बीमारी हो गई तो उस बीमारी के होने के बाद हम टाइम वेस्ट नहीं करें। हमको अगर कहीं कुछ ऐसा ऑथेंटिक लग रहा है कि यहां से हमको लाभ हो सकता है, और वो ऑथेंटिक कैसे हो सकता है, कैसे पता लगे कि हाँ ये चीज हमको करनी चाहिए, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ये हम कैसे समझ पाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अगर कोई भी चीज आपके शरीर में फायदा करा सकती है कैंसर जैसे रोग में, तो वो सिर्फ शुद्धि है। अगर आप अपने शरीर में शोधन कर लें, शुद्धि कर लें, क्योंकि विषाक्त पदार्थों का शरीर से निष्कासन ही रोगों का प्रमुख इलाज माना जाता है। ये आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे पहली कहावत है। आयुर्वेद कहता है कि विजातीय द्रव्यों के संग्रह की वजह से रोग अगर होता है तो उन विजातीय द्रव्यों का निष्कासन ही रोगों का प्रमुख इलाज है। और प्राकृतिक चिकित्सा में सीधे सीधे लिखा गया कि सर्वे रोगः मलावसा, सारे के सारे रोग मल के वास करने से होते हैं, और लंघनम परम औषधम, लंघन करना परम औषधि का काम करता है। और लंघन का मतलब क्या है? लंघन का मतलब है कि जो भोजन आप कर रहे हैं उस भोजन से कम भोजन पर जब आप आते हैं तो आपके लिए वो लंघन माना जाता है। आप और कम कर लीजिए, और कम कर लीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, या फिर आप सिर्फ ऐसे भोजन पर रह जाइए जो आपके शरीर में जो नित्य प्रति ऊर्जा खर्च हो रही है, डेली जो एक्सपेंडिचर है एनर्जी का, फ्रेश अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे आपके ब्रेन को मिलती रहे। बाकी पूरे शरीर में जो भी छोटे मोटे काम हो रहे हैं उनके लिए जो ऊर्जा है वो जमा ऊर्जा जो शरीर में है उससे निकल के आए। उपवास कैसे काम करता है? उपवास के लिए कहा जाता है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। तो ये जो बीमारी है कैंसर जैसी भयावह बीमारी माना जाता है इसको, इस बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करने का पूरा जिम्मा अगर आप उपवास पर डाल देते हैं तो डेफिनेटली इलाज तो संभव है। लेकिन हम कितना अच्छे तरीके से, कितना सोच समझ करके अपनी बीमारी का कहां कितने कौन से स्टेज पर है, वो कितनी बढ़ गई है और किस दर से बढ़ रही है, इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए इलाज करते हैं तो निश्चित ही इलाज संभव है। हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ था और वो अब लगभग 15-20 साल के आसपास हो गए। मैं यहां लगभग 18 साल से हूं जी ना सर। और 20 साल पहले भी जो लोग, जैसे मैं यहां जब नहीं था तब भी यहां चिकित्सक जो रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में एक विधान होता है, एक विधि होती है, उसी तरीके से इलाज होता है। तो हमारे पास लोग आते हैं कि साहब हम तो 20 साल पहले आए थे और हमको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस समय से हमने प्राकृतिक चिकित्सा को सीखा, समझा और फॉलो कर रहे हैं, तो हमको कैंसर से तो हम फ्री हो ही गए, उसके बाद हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, समय समय पर आते रहते हैं या कहीं और भी जाते रहते हैं, तो हम तो कैंसर से भी फ्री हुए और उसके बाद हमको कोई छोटा मोटा रोग भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो शरीर को शुद्ध रख रहे हैं। कहा जाता है शुद्धो देहा मनुष्य यश सहजीवती वर्ष शतम। अगर मनुष्य सिर्फ अपने देह की शुद्धि कर ले तो वो शतायु भी होता है, दीर्घायु भी होता है और वो स्वस्थ दीर्घायु पाता है। तो दीर्घायु होना और स्वस्थ होना और स्वस्थ दीर्घायु होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं कि स्वस्थ तो हैं लेकिन हम ज्यादा लंबे नहीं जी पा रहे। एक होता है कि उम्र तो हमें बहुत जीना है लेकिन हमको तो बीमारियों से शरीर भरा हुआ है, और एक होता है कि हम बीमार भी नहीं हैं और हम दीर्घायु भी जिएंगे। तो ऐसी अवस्था कब आएगी? जब शरीर को शुद्ध रखा जाएगा, शरीर को डिटॉक्सिफाइड रखा जाएगा, शरीर में टॉक्सिन्स जब इकट्ठे नहीं होने दिए जाएंगे
और वो काम प्राकृतिक चिकित्सा से बखूबी हो पाता है, तो डेफिनेटली इलाज तो संभव है। और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा जिसको व्यायाम चिकित्सा बोला जाता है, आहार चिकित्सा, और साथ में आपके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन कराए जाते हैं। जो आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जा रहा है कि हमारे सोने जगने का कोई टाइम नहीं है, हमारे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, हम पूरे पूरे दिन एक ही जगह बैठे बैठे काम करते रहते हैं या खड़े खड़े काम करते रहते हैं, या फिर हम पूरे दिन काम करते हैं और घर आकर के खा करके सो जाते हैं। तो ये सारा का सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आता है। तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने का काम भी हम करते हैं। जैसे आप यहां रह रहे हैं, इतने दिन में आपने देखा कि हम सवेरे 5 बजे जगाने से लेकर के रात को 9:30 बजे सुलाने तक का पूरा हमारा रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है। सवेरे से लेकर के शाम तक आपको क्या क्या करना है। अब एक सामान्य बात आती है कि लोग ये कहते हैं और कह सकते हैं कि साहब आप तो कह रहे हो कि सवेरे से लेकर शाम तक हम यहां पूरा रूटीन फॉलो करवाते हैं, तो अगर हम ऐसे ही घर में करेंगे तो काम कौन करेगा, और काम नहीं करेंगे तो फिर आजीविका कैसे चलेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। तो यहां जो सवेरे से लेकर शाम तक आप सीख रहे हैं, गाड़ी अगर सर्विसिंग पर ले जाई जाती है, वहां उसके नट बोल्ट खोले होते हैं, फिर उसको ठीक किया जाता हो, तो घर में थोड़ी आप नट बोल्ट खोलते हो, घर में तो आप चलाने का काम करते हो। तो जैसे आप सही समय पर गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ले जाकर के वहां से सही करा के फिर आप उसका उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सालयों में आप जाकर के अपने शरीर का पूरे तरीके से शोधन करके फिर आप अपने उस शोधित शरीर से खूब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत फॉलोअप कर लीजिए, थोड़ा व्यायाम सवेरे हो गया, थोड़ा व्यायाम शाम को हो गया, शाम का भोजन थोड़ा जल्दी हो गया, अगर संभव हो जाए तो सवेरे थोड़ा जल्दी जग करके थोड़ा व्यायाम कर लिया और रात को थोड़ा जल्दी सो जाए। ये लाइफस्टाइल के छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस चिकित्सा का मुख्य भाग माने जाते हैं। कैंसर जैसी चिकित्सा में सामान्य तौर पर यह विवाद का विषय बना होता है कि कैंसर में हमें कोई अन्य चिकित्सा लेनी भी चाहिए या फिर कैंसर में हमको सीधे कहां जाना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन में जाकर के या तो हम कैंसर का इलाज कराएं तो कैसे इलाज होगा। कैंसर का इलाज अगर हम मॉडर्न साइंस में जा रहे हैं, वहां कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एकदम से अगर बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में क्या होगा, आपको कैंसर की जांचें कैसे संभव हैं। कैंसर की जांचों के लिए या तो आप FNAC कराते हो, अगर कोई गांठ है तो उसमें एक निडल डाल करके उसमें से फ्लूइड निकाल लिया जाता है और उसका साइटोलॉजी टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर कैंसर निकलता है तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर यह कंफर्म करना पड़ता है कि कहां कहां यह फैल गया। एक तो होता है कैंसर हो गया और एक होता है कैंसर फैलने वाला हो गया, फैल भी गया। तो फैल कहां कहां गया, इसके लिए पैट स्कैन की जरूरत पड़ती है, PET स्कैन बोला जाता है जिसको। पैट स्कैन से पता लगता है कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह तक भी ऐसे करके स्कैटर होना चालू हो गया है, कहीं कहीं दूर दूर तक भी फैलना चालू हुआ है। ऐसे केस में ऑपरेशन के चांसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। कैंसर अगर सॉलिटरी मास है, एक जगह पर है, कोई गांठ है, किसी भी तरीके का कैंसर का ग्रोथ कहीं अगर हुआ है, वहां एक ही लोकल रीजन पर है, तो वहां तो उस जगह को काट करके निकाल दिया जाए। लेकिन अगर कैंसर फैल गया तो कहां कहां काट करके निकाला जा सकता है। तो फिर कैंसर का सर्जिकल एक्सीजन वाला ट्रीटमेंट जो है ना, वो फिर समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि या तो इंजेक्टिबल्स के रूप में या फिर ओरल रूट से आपको कीमोथेरेपी मतलब केमिकल ड्रग्स जो होते हैं वो खिलाए पिलाए जाते हैं या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसके माध्यम से कैंसर सेल्स जहां जहां आपके शरीर में पनप रही हैं, अगर शरीर में सही तरीके से कीमो का डोज डिसाइड करके कीमो दिया जाए तो वो कीमोथेरेपी जो है, कीमो का मतलब क्या होता है, बेसिकली जलाना। आपके शरीर में कहां कैंसर सेल पनप रही है उस जगह पर जो केमिकल डाला जाता है, टारगेटेड सेल थेरेपी होती है, वो कैंसर सेल पर ही जाके अटैक करेगी। कैंसर सेल पर जाके अटैक करेगी, उसको जला के राख कर देगी, खत्म कर देगी।